नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पारासर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन मेरे मित्र तो सभी जानते ही हैं। इसके अलावा मैं आज आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्रस्तुत करूँगा, जिसके अंतर्गत आपको भी जानकारी होगी। मैं ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए जो रिट की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, इसके अलावा पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, एसआई के एग्ज़ाम के लिए मैं ये ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है मैं इसको स्टार्टिंग से लेकर लगभग ज्योग्राफी का कम्प्लीटली पार्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके अंतर्गत मैं सर्वप्रथम आपको इंडियन ज्योग्राफी से प्रारंभ करूँगा, जिसके अंतर्गत आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानकारी दूंगा। इसके पहले मैं आपको भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी प्रस्तुत करूँगा कि पृथ्वी की गतियाँ, इसकी स्थिति, इसका विस्तार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल शब्द ही क्या कहता है कि भूगोल। भू का मतलब होता है, हमारी भाषा में कहें तो पृथ्वी। गोल, पृथ्वी क्या है? हमारी गोल है। इसे हम ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ्स। दो शब्दों से मिलकर बना जियो प्लस ग्राफ्स। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना। पूरा अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी की संपूर्ण क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा होना, समुद्री लहरें, स्थलीय भाग, इन सभी की जानकारी हम किसके अंतर्गत लेते हैं? भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम इरेटो स्तेनिज के द्वारा दिया गया था। ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनिज के द्वारा दिया गया। और भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? भूगोल के पिता, भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस। ये थी भूगोल के बारे में सामान्य कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भूगोल को ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर जियो प्लस ग्राफ से बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन करना। भूगोल जो शब्द है वो ज्योग्राफी से निकला और ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? इरेटोस्थेनिज के द्वारा दिया गया। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अब हम भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं उनका सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने यह अपने मित्रों की मांग पर, अपने दोस्तों की मांग पर, अपने छात्रों की मांग पर इसे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं भी लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए इससे दूर हो चुका था। तो मेरा टॉपिक भी आपको मिल सकेगा और मेरी तैयारी भी अच्छी होगी, आपकी तैयारी भी इससे और बेहतरीन होगी। आपको भी अच्छी टॉपिक मिल पाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं पृथ्वी की गति, स्थिति व विस्तार। हम यहाँ से इसको प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि टॉपिक में किस प्रकार से जो चीज़ें दी गई हैं उनका वर्णन हम किस प्रकार से करें। देखते हैं कि पृथ्वी, हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो सौर मंडल होता है, उस सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है सूर्य। सूर्य के लगभग 8 ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। उन ग्रहों में एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। सौर मंडल का एक ग्रह है पृथ्वी।
उसका हम अध्ययन करेंगे, इसकी गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से अपने स्थान से किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान होती हैं, ये अपने अक्ष पर किस प्रकार घूर्णन करती है, उन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, पृथ्वी की गति, स्थिति व विस्तार के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं इसकी गतियाँ। इसकी दो गतियाँ होती हैं, एक तो होती हैं परिभ्रमण, एक गति होती है परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण को देशांतर भी बोल सकते हैं और परिक्रमण को अक्षांश भी बोल सकते हैं। अब इनकी गतियों का अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम मैप के द्वारा समझेंगे। यह है हमारा सूर्य, यहाँ पर है हमारी पृथ्वी, सूर्य मैंने आपके सामने दो गतियां लिखी है। एक तो लिखी है परिभ्रमण जिसे हम देशांतर, परिक्रमण जिसे हम बोलते हैं अक्षांश। सर्वप्रथम हम देखते हैं परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति किसे कहते हैं? जो गति रोजाना अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है उसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। कहने का मतलब यह है जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है, उसे परिभ्रमण गति या देशांतर गति के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमेगी? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। इस वजह से क्या होता है, परिभ्रमण गति की वजह से इसमें मौसम में परिवर्तन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ज्वार भाटा आना, इसके अलावा महासागरीय धाराएं, इसके अलावा दिन रात का बनना किस वजह से होता है? वो परिभ्रमण गति की वजह से होता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? एक तो होता है मौसम का बदलना। नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, महासागरीय धाराओं में परिवर्तन। नंबर थर्ड ज्वार भाटा आना। आदि किसके अंतर्गत होते हैं? ये परिभ्रमण गति के अंतर्गत होते हैं। इसे हम दैनिक गति भी कह सकते हैं, इसे दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। दैनिक का मतलब हुआ कि रोज अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने वाली गति को दैनिक गति या देशांतर गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। नंबर द्वितीय हम बात करते हैं परिक्रमण। परिक्रमण के बारे में हम जानते हैं क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। उसके बाद पृथ्वी क्या होती है कि अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। अब ये परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती हैं? ये करती हैं 365 से 1/4 दिन के अंदर। कहने का मतलब एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन होते हैं। उसके अंतर्गत पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण करते हुए सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती। 1/4 को हम 6 घंटे भी लिख सकते हैं।
कितने घंटे लिख सकते हैं हम इसे? 6 घंटे भी लिख सकते हैं। एक छोटा सा मैं इसमें बता देता हूँ कि 365 से 1/4 दिन क्या होता है कि 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। कौन करती है? पृथ्वी करती है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक वर्ष ये 6 घंटे ज़्यादा परिक्रमा करती है। तो क्या होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीपीय वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? एक लीपीय वर्ष। लीपीय वर्ष का अर्थ होता है कि 24 घंटे बढ़ जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में 24 घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे बढ़ने का मतलब यह है कि एक दिन बढ़ जाता है। 24 घंटे का मतलब क्या हुआ कि एक दिन बढ़ जाना। प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़ने का मतलब होता है कि उस वर्ष एक दिन आपके लिए ज़्यादा आएगा। आपने देखा होगा कि 3 वर्ष तो आती है 28 फरवरी और एक वर्ष ऐसा आता है जब आती है हमारे 29 फरवरी, क्योंकि 365 से 1/4 दिन धीरे धीरे पृथ्वी प्रत्येक वर्ष परिक्रमा करती है, लेकिन प्रत्येक वर्ष 6 घंटे बढ़ते हुए। कहने का मतलब यूँ है कि 6 × 4, कहने का मतलब हो गए हमारे 24 घंटे। तो प्रत्येक 4 वर्ष में यह अपने 24 घंटे कंप्लीट करती है। कहने का मतलब यह है कि एक दिन की यह बढ़ोतरी कर लेती है। कितने वर्ष के अंतर्गत कर लेती है? हमारे 4 वर्ष के अंतर्गत। और हम बात करते हैं कि दैनिक गति के अंतर्गत, तो हमने देखा इसके अलावा पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसकी ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन होने का क्या कारण है? इसका कारण है सूर्य अपने अक्ष पर एक स्थान पर है, जबकि पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर जिस वस्तु में गति या द्रव्यमान होता है तो उसका झुकना जरूरी होता है। कोई भी वस्तु हो, जैसे मैं चल रहा हूँ और मेरे अंदर द्रव्यमान है तो मेरे में झुकाव होगा। उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है इसके अंतर्गत इसमें गति भी है और इसमें द्रव्यमान भी है। इस वजह से पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। किस पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर। आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके अंतर्गत हम इसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में भी जानकारी लेंगे। क्या होता है? झुकी होने की वजह से यह हर वर्ष प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इसमें बदलाव होता हुआ रहता है। कुछ क्षेत्रों में गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो कुछ क्षेत्रों में सर्दी प्रारंभ हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा का मौसम बन जाता है, कुछ क्षेत्रों के अंदर गर्मी का मौसम बन जाता है। तो क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तब इसके घूर्णन के साथ साथ इसके अंतर्गत इसके मौसम में भी क्या होता रहता है? बदलाव होता हुआ रहता है। इसीलिए परिक्रमण को हम अक्षांश या वार्षिक गति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ष में एक बार होती है तो इसे वार्षिक गति कहा जाता है। परिभ्रमण दैनिक गति, परिक्रमण वार्षिक गति। वर्ष में एक बार पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है 365 से 1/4 दिन। कहने का मतलब 1/4 का मतलब हुआ 6 घंटे। अपनी भाषा में समझने की बात करते हैं। 6 घंटे 4 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 24 हो जाते हैं। 24 होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। इस वजह से लीपीय वर्ष आता है और उस वर्ष हमारे 29 फरवरी आती है। यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर्गत आता है। परिक्रमण के अंतर्गत हमने देखा कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके अलावा दिन रात छोटे बड़े होते हैं। कभी रातें बड़े होना प्रारंभ हो जाती हैं, कभी दिन बड़े होना प्रारंभ हो जाते हैं, कभी रातें छोटी हो जाती हैं, कभी दिन छोटे हो जाते हैं। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो इसके अंतर्गत हमारे मौसम में भी बदलाव आता है। इसको हम परिक्रमण, अक्षांश, वार्षिक गति के रूप में जाना जाता है। यह तो हुआ हमारे परिभ्रमण और परिक्रमण। अब आगे हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 शब्द हैं। इसके अंतर्गत हैं, एक तो है उपसौर और एक है अपसौर। ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट कहें या वेरी इम्पोर्टेंट कहें, दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि एग्जाम में आने लायक
या एग्जाम में ज़्यादातर जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। दो शब्द हैं, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो है हमारी सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है, यहां पर भी है पृथ्वी। अब दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम यहां पर भी समझेंगे। उपसौर, उपसौर क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब 14.70 करोड़ वर्ष। मैंने यहाँ पर वर्ष लिखा है, जबकि यहाँ मैं क्या लिख सकता था? किलोमीटर। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी की समय को मापा जाता है या दूरी को मापा जाता है, उसको किस में मापा जाता है? वर्ष के अंदर मापा जाता है। उपसौर के अंतर्गत क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य 14.70 करोड़ वर्ष की दूरी रह जाती है। कितनी रह जाती है? 14.70 करोड़ वर्ष की दूरी रह जाती है, जिसे कहा जाता है उपसौर। उपसौर ये साल में एक बार होता है। ये कब होता है? 3 जनवरी को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उपसौर पृथ्वी पर कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है, लगभग 14.70 करोड़ वर्ष, तब क्या होता है? उपसौर होता है। यह कब होता है? 3 जनवरी को। अगली बात करते हैं हम अपसौर की। अपसौर क्या है? अपसौर में क्या होता है कि अपसौर में सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। कहने का मतलब 15.30 करोड़ वर्ष की दूरी। अपसौर किसे कहा जाता है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य 15.30 करोड़ वर्ष की अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। यह कब होता है? 4 जुलाई को। ये कब होता है? 4 जुलाई को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। उपसौर किसे कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य बहुत कम दूरी रह जाती है उसे उपसौर कहा जाता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी हो जाती है उसे अपसौर कहा जाता है। ये घटना कब की है? 4 जुलाई की है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस प्रकार से परिक्रमा करती है। किसके परिक्रमा करती है? सूर्य की करती है। कौन? पृथ्वी। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वर्ष में 2 घटनाएं होती है। एक तो होती है उपसौर की, एक घटना होती है हमारे अपसौर की। उपसौर वाली घटना के अंतर्गत तो क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी कम रह जाती है, जबकि अपसौर के अंतर्गत क्या होता है? तब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी अधिकतम हो जाती है। उपसौर होता है हमारे 3 जनवरी को, जबकि अपसौर होता है हमारे 4 जुलाई को। बहुत अच्छा टॉपिक था, मैंने आपको समझाया। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी के। इसके अलावा हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हुए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा और दूसरी क्या घटना घटित होती हैं वो घटनाओं के बारे में हम देखते हैं। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण।
एक तो होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। हम देखते हैं इसमें सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होता है? सूर्य ग्रहण, ये तो है पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। सूर्य ग्रहण शब्द से समझते हैं पहले तो कि सूर्य ग्रहण कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी से जब सूर्य बहुत कम दिखाई देता है या उसके ग्रहण लग जाता है उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण प्रत्येक माह की अमावस्या को आता है। प्रत्येक अमावस को सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं होता है। केवल वर्ष में 6 से 7 बार ही पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है। ज़्यादातर आंशिक सूर्य ग्रहण होते हैं। क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, इसकी वजह से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये घटना कब की मानी जाती? अमावस की। प्रत्येक माह की अमावस को ये घटना होती है, लेकिन नहीं होता है आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण तो साल में 6 या 7 बार ही होता है। क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पहले किस पे गिरती हैं? चंद्रमा पर गिरती है। इसी वजह से सूर्य किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, इसी कारण हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसके अंतर्गत आपने एक चीज़ और देखा होगा, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय खुली आंखों से नहीं देखते हैं। मना कर दिया जाता है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। इसका एक रीज़न ये होता है कि सूर्य से उस वक्त सर्वाधिक पराबैंगनी किरणें निकलती है। क्या निकलती हैं सूर्य से? पराबैंगनी किरणें। ये किरणें हमारी त्वचा और आँखों के लिए खराब होती, इसीलिए मना किया जाता है कि खुली आंखों से सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब मेरे सामने सर्वप्रथम अमावस मैंने लिखा, तो जिसने सर्वप्रथम देखा उसके दिमाग में आया कि अमावस क्या होता है कि हिंदी माह में 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है अमावस और एक आती है पूर्णिमा। 2 चीज़ें आती हैं हमारे हिंदी माह के अंतर्गत, एक तो आती है अमावस और एक आती है हमारे पूर्णिमा। मैं इसको थोड़ा सा डिटेली आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि मान लेते हैं ये गोल चक्र है 1 माह का। कितने माह का? 1 माह का। इसके मध्य मैंने ये रेखा खींच दी है। क्या होता है 1 माह में 30 दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पर 14 है ना। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 1 माह में 30 दिन होते हैं। अब यहाँ से चलकर आने के बाद यहाँ पर कितनी तारीख हो गई? कहने का मतलब 15 तारीख। कितनी तारीख हो गई? 15 तारीख। 1 तारीख से प्रारंभ होकर महीने की 15 तारीख को कहा जाता है अमावस। और उसके बाद 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 30 तारीख को कहा जाता है हिंदी माह में पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? पूर्णिमा।
स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं 1 तारीख से 15 तारीख के मध्य वाले दिनों को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। ये कौन से पक्ष में होते हैं? कृष्ण पक्ष में होते हैं। जबकि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख वाले पक्ष होते हैं हमारे शुक्ल पक्ष के। कौन से पक्ष के होते हैं ये? शुक्ल पक्ष के। हिंदी माह के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन होते हैं वो अमावस के होते हैं। इसके अलावा 16 तारीख से 30 तारीख के बाद जो शुक्ल पक्ष के होते हैं वो किसके होते हैं? पूर्णिमा को। कहने का मतलब ये है कि माह के अंदर, एक माह के अंदर जो 15 तारीख आती है वो अमावस की, महीना खत्म होता है 30 तारीख को, वो होता है हमारे पूर्णिमा। तो आपको चीज़ समझ में आई होगी। सूर्य ग्रहण किसे कहा जाता है? तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। अमावस क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। अगली बात करते हैं हम इसमें चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है? इसमें क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ये घटना कब होती है? पूर्णिमा को। ये घटना कब होती है? पूर्णिमा को। मैंने कहा महीने की अंतिम 30 तारीख को। कहने का मतलब महीने की अंतिम 30 तारीख कब होती है? पूर्णिमा को। हिंदी माह के 30 तारीख को हम पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह पूर्णिमा को रोज घटना घटित होती है। हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी देखा। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे समझ में भी आई होगी, आपके दिमाग में बैठी भी होगी। ये आपके लिए मैंने सबसे नॉर्मली चीज़ें जो सामान्य रूप से भूगोल के टॉपिक में होते हैं, जैसे मैंने परिभ्रमण, परिक्रमण के बारे में आपको बताया, उपसौर, अवसौर के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। इसके बाद आता है इसमें अक्षांश और देशांतर। अक्षांश, देशांतर, इन्हें लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। अक्षांश और देशांतर क्यों जरूरी है? किसी देश की स्थिति, विस्तार, वहाँ के मौसम की जानकारी, वहाँ के समय को ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतरों का होना जरूरी है, क्योंकि इनके द्वारा हम किसी देश की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, वहाँ के समय को निकाल सकते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, मौसम के बारे में। इसके अलावा जो ऋतुएं परिवर्तित होती है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, उनके बारे में हम अक्षांश देशांतरों से ज्ञात कर सकते हैं। किसी देश के लिए अक्षांश और देशांतरों का होना जरूरी है। हम देखते हैं अब अक्षांश और देशांतरों के बारे में। यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे सूर्यदेव। यह तो है सूर्य और यह है हमारी पृथ्वी। अब हम देखते हैं पृथ्वी अपने एक्स पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे पृथ्वी, और इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? अक्षांश और देशांतर, दोनों चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में। उसके पहले हम इसमें सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इसकी दिशाएं लिख लेते हैं। यहाँ पर तो है पूर्व दिशा, यहाँ पर है पश्चिम, यहाँ पर है
उत्तर और यहाँ पर है दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह है हमारी पृथ्वी जिसकी दिशाएं। पूर्व और पश्चिम में एक रेखा खींची गई है, मध्य की रेखा, जो पृथ्वी की सबसे लंबी रेखा भी मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई है 40,076 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,076 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम के मध्य में ये रेखा खींची गई है। इसकी कुल लंबाई है 40,076 किलोमीटर। यह सर्वाधिक लंबी रेखा मानी जाती है। पृथ्वी पर सबसे लंबी रेखा कौन सी है? इस वाली रेखा को सबसे लंबी रेखा माना जाता है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये रेखा क्या है? पृथ्वी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? मध्य में स्थित है। तो ये क्या हुई कि पृथ्वी के मध्य में, तो इसे हम बोलेंगे 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसे क्या कहा जाएगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि भू का मतलब पृथ्वी और पृथ्वी के कहाँ पर हैं? ये मध्य में हैं, तो इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या होता है कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, इसके उत्तर में 90 डिग्री, इसके दक्षिण में 90 डिग्री। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के मध्य की जो रेखा है वो किस पे आएगी? 0 डिग्री पर आएगी। यहीं से डिग्रियां प्रारंभ होती हैं, जो 1, 2, 3 करते हुए 90 डिग्री तक जाती हैं। जैसे ही ऊपर जाती है 1, 2, 3 करते हुए कहाँ पर चली जाती है? वो उत्तर की ओर चली जाती है। इसीलिए ये मध्य में स्थित होने के कारण इसे भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। भू के मध्य में स्थित, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी रेखाएं हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। और यहाँ पर होता है हमारे 90 डिग्री, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध भी कह सकते हैं या ध्रुवीय गोलार्ध भी हम इसे कह सकते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। इसी के बाद हम बात करते हैं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें भी 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री ध्रुवीय रेखा। इस प्रकार से ये रेखाएं इसमें स्थित होती है। पृथ्वी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इसके जस्ट मध्य में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग या उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री ध्रुवीय रेखाओं तक स्थित होती है। नीचे अगर बात करते हैं भूमध्य रेखाओं के नीचे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं हमारे सूर्य। अब क्या होता है कि सूर्य अपनी जो रेखाएं होती हैं या अपने जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था इससे पहले
कि पृथ्वी क्या होती है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। झुकी होने का कारण मैंने क्या बताया था आपको कि जिस वस्तु में गति या द्रव्यमान होता है तो उस वस्तु में क्या होता है, झुकाव होता है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी के अंतर्गत भी क्या होता है, झुकाव होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो आंसर आएगा उसका 21 जून को। उसके बाद क्या होता है कि सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ करता है। दक्षिणायन प्रारंभ होकर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को सीधी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चली जाती है 22 दिसंबर को। कब चली जाती हैं, 22 दिसंबर को। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। फिर क्या होता है कि सूर्य वापस उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, उत्तरायण होना। वापस सूर्य की किरणें 21 मार्च को वापस किस पे, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना प्रारंभ कर देती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जिस पर सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उसे विषुव कहा जाता है। इसी कारण भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कि कर्क रेखा पर 21 जून को, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ये चीज़ें सामान्य हैं लेकिन ये समझने लायक भी हैं। इनसे क्या होता है, किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन चीज़ों को हम इसमें देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और आपको पता हो तो इस जगह पर हमारा भारत भी स्थित है। क्या स्थित है हमारा भारत। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। लगभग 8 राज्यों से होकर भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती है तो आपको पता है मौसम किस प्रकार का रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा। इसी वजह से कर्क रेखा पर सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर कौन सा मौसम रहता है, गर्मी का मौसम रहता है। बहुत अधिक यहाँ पर क्या होती है, तपन होती है। तपन होने का क्या कारण है 21 जून को कि सर्वाधिक यहाँ पर गर्मी का मौसम बना रहता है। अभी आप देख रहे होंगे मई चल रही है, मई के बाद क्या आएगा, आपके जून का माह आएगा और जून के माह में आपको पता है क्या पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने का क्या कारण है, बहुत अधिक गर्मी पड़ने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें किस पर पड़ रही हैं, कर्क रेखा पर पड़ रही है। इसी वजह से सर्वाधिक गर्मी का मौसम रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कर्क रेखा पर दिन बड़े रातें छोटी होती हैं। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं तो दिन बड़े रातें छोटी होती हैं और माना जाता है कि 21 जून को सर्वाधिक बड़ा दिन होता है और सर्वाधिक छोटी रात मानी जाती है। ये कब होती है, हमारे कर्क रेखा पर 21 जून को। उसके बाद क्या होता है कि सूर्य क्या होने लग जाता है, दक्षिणायन, नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो कर्क रेखा विश्व में कहाँ कहाँ पर होकर निकल रही है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ होकर निकलती है। संसार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप मैं आपको डिटेलली ऐसे ही बता देता हूँ, आप इनको उतार लेना। मैं इधर लिख देता हूँ आपको कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। कर्क रेखा, इनका स्कैन शॉट ले लेना आप।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से देश कर्क रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। कर्क रेखा के अंतर्गत हवाई द्वीप हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा मेक्सिको भी अमेरिका में ही पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में, ये एक देश है। इसके अलावा बहामास ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका। इसके अलावा हम बात करते हैं तो पश्चिमी सहारा, माली, मोरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, मिस्र, चाड। कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, अमेरिका, बहामास, दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी सहारा, माने, मोरिटानिया, अल्जीरिया, नाइजर, मिस्र, चाड। और अगर हम बात करते हैं हमारे एशिया की, तो एशिया में कहाँ कहाँ होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, तो हम एशिया के बारे में हम देख लेते हैं कि एशिया में कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम आदि देशों से कौन सी रेखा गुजरती हैं? कर्क रेखा गुजरती। अगर ऐसे की बात करते हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम, यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? हमारे कर्क रेखा गुजरती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम बात करते हैं, इसमें देखते हैं भूमध्य रेखा के बारे में कि भूमध्य रेखा पर कब कब सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, वो पड़ती हैं हमारे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। क्या कारण है इसका कि यहाँ पर 2 बार आया, जबकि मकर रेखा और कर्क रेखा पर 1 बार आता है? क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ये अपने कुछ क्षेत्रों से नीचे दबी हुई रहती है। कहने का मतलब है कि ये झुकी हुई रहती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष से घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा लगाती हैं तो भूमध्य रेखा से एक तो 23 सितंबर को क्या होता है कि कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे किस तरफ चली जाती है? भूमध्य रेखा के साथ। और भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को एकदम सीधी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि सूर्य की किरणें और नीचे चली जाती है। किस पर चली जाती है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधी चली जाती है। उसके बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे किस पर चली आती है? ये भूमध्य रेखा पर वापस कब आ जाती है? 21 मार्च को। इसी कारण भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। एक तो पड़ती हैं 23 सितंबर को, एक पड़ती है हमारे 21 मार्च को। तो सर्वाधिक सूर्य की किरणें सीधी किस पर पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, मध्य वाले भाग पर। और हम देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, उन देशों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा
अब भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है, भूमध्य रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर कौन से देश स्थित हैं और कौन से देश स्थित नहीं है। तो भूमध्य रेखा पर जो देश स्थित हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखते हैं इसमें इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तीनों देश दक्षिणी अमेरिका के हैं। किसके हैं ये? दक्षिणी अमेरिका के। आगे बात करते हैं साओ टोमे, प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, ये हैं हमारे अफ्रीका के। कहाँ के हैं ये? अफ्रीका के। इसके बाद हम देखते हैं हमारे एशिया के मालदीव, इंडोनेशिया, ये किसके माने जाते हैं? एशिया के। मालदीव और इंडोनेशिया, यहाँ से होकर सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हैं। तो भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये तो हैं दक्षिणी अमेरिका के। साओ टोमे, प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, ये अफ्रीका के। मालदीव, इंडोनेशिया, ये किसके हैं? एशिया के देश स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। कब गिरती हैं? 22 दिसंबर को। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो क्या होता है कि मकर रेखा पर गर्मी प्रारंभ हो जाती है। जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है वहीं पर क्या प्रारंभ हो जाती है? हमारे गर्मी प्रारंभ हो जाती है। गर्मी प्रारंभ होने का क्या कारण है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें अब किस पर गिर रही है? मकर रेखा पर। आपने देखा होगा जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इधर का मौसम तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और इधर का मौसम क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इधर का मौसम क्या हो जाता है? गर्म, और इधर का मौसम क्या हो जाता है? ठंडा। क्या होता है कि अब कर्क रेखा से सूर्य की किरणें किस पर चली गई? मकर रेखा पर। तो कर्क रेखा पर क्या हो गई? सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। तो अभी दिसंबर का माह आता है हमारे, दिसंबर के माह में क्या पड़ती है? हमारे सर्दी पड़ती है। तो सर्दी पड़ने का क्या कारण है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा से दूर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है? ये मकर रेखा पर चली जाती है। कब चली जाती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है? दिन छोटे, रात बड़ी। होती नहीं होती? होते हैं ना सर्दी के मौसम में, दिन तो छोटे होने लग जाते हैं और रातें क्या होने लग जाती है? बड़ी होने लग जाती है। गर्मी के मौसम में क्या होता है? दिन तो बड़े, रातें छोटी। तो इस वजह से अब मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? मकर रेखा, मकर रेखा पर देखते हैं हम इसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये तो हैं दक्षिण अमेरिका के। इसके अलावा नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका का मतलब है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एक देश है।
मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये देश हैं अफ्रीका के। कहाँ के हैं ये? अफ्रीका के। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ये किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के। तो इस प्रकार से मकर रेखा कहाँ से गुजरती? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ये तो हैं दक्षिण अमेरिका के। इसके अलावा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये कहाँ के? अफ्रीका के। ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ये कहाँ के हैं? हमारे ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ से होकर हमारी क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। हमने देखा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें 21 जून को, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर, 21 मार्च को सीधी पड़ती है, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती है। अब हम देख लेते हैं इसमें मौसम के बारे में, तो किस किस प्रकार से यहाँ पर मौसम रहता है। देखो, सूर्य की किरणें सर्वाधिक कहाँ पर गिर रही हैं? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा वाला ये भाग सर्वाधिक सीधी किरणें यहाँ पर पड़ने की वजह से, तो ये कौन सा मौसम रहेगा? यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। नीचे वाला भी कौन सा रहेगा? उष्ण कटिबंधीय। अब यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक गर्मी का मौसम है तो उष्ण कटिबंधीय। अब धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो मौसम में बदलाव होता है और कौन सा मौसम आ जाता है यहाँ पर? उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण के ऊपर चलते हैं। उपोष्ण का मतलब होता है गर्मी भी है और थोड़ा मौसम में सर्दी का एहसास भी है, तो उसे क्या बोल दिया हमने? उपोष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़ते हैं तो आर्कटिक क्षेत्र आता है, तो वहाँ पर मिलता है हमारे को शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कर्क रेखा तक, तो उसके ऊपर क्या है? सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाती, तो मौसम कैसा हो जाता है? वहाँ पर शीत हो जाता है। तो वहाँ पर कौन सा मौसम बना रहेगा? शीतोष्ण कटिबंधीय मौसम। और इसके ऊपर बात करते हैं तो आपको पता है ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, इसी वजह से वहाँ पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। ये वाले क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, इसी कारण दोनों क्षेत्रों पर क्या जमी रहती है? हमेशा बर्फ जमी हुई रहती। उसी प्रकार हम बात करते हैं नीचे वाले क्षेत्र में, तो नीचे भी उष्ण कटिबंधीय, उसी प्रकार यहाँ पर भी उपोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद हम बात करते हैं तो नीचे वही ध्रुवीय क्षेत्र आ जाएंगे, और ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं? यहाँ पर बर्फीले होते हैं। नीचे भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ऊपर भी ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। दोस्तों, आपने देखा, आपके इस टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने आपको आसानीपूर्वक समझाने की कोशिश की है। आप इसको 1 या 2 बार देखोगे तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अक्षांश और देशांतरों के बारे में अब कल अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। आप इसको देखोगे तो आपको भी बहुत अधिक समय लगेगा। दोस्तों, घर पर इसको ज़रूर देखना, समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने आपको इसको आसानी और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद। नमस्ते।